This conference will now be recorded. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले महीने से जो कुछ बाजार में चल रहा है, आप में से बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि एनबीएफसी रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए। आप में से बहुत से लोगों की एक क्वेरी थी कि कैसे हम लोग एनबीएफसी में से कोई अच्छी कंपनी ढूंढ पाए, कैसे आने वाले कौभांड से दूर रह पाए, कैसे ऐसी कंपनी। आप में से बहुत लोगों की क्वेरी ये भी थी कि ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी का कैसा बिहेवियर रहता है, कुछ उस पर वीडियो बनाइए। तो आप में से कुछ लोगों की क्वेरी ऐसी थी कि दो अलग अलग प्रकार के ब्रेकआउट में से कौन से ब्रेकआउट पे ज्यादा भरोसा रखा जाए, राइट। तो दोस्तों, आज की इस रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। आज का ये रिकॉर्डिंग उन लोगों को जरूर काम लगेगा जो लोग स्टॉक लेने के बाद 10 साल के वेकेशन पे जाना चाहे तो भी जा सके, स्टॉक मार्केट रोज देखने की जरूरत ना रहे, फिर भी उनको जिंदगी भर वेल्थ क्रिएशन होती है, राइट। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनेंस सेक्टर के ऊपर। फाइनेंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी। तो फाइनेंस यानी ये कौन सा सेक्टर है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर का मतलब ही ये है कि इन कंपनियों का काम है फाइनेंसिंग करना। तो फाइनेंस कंपनी में, फाइनेंस सेक्टर में जो भी कंपनियां होती है, उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, वो लोग मैन्युफैक्चर क्या करते हैं। फाइनेंस कंपनियों का काम है वो एक जगह से खुद फाइनेंस लेते हैं, बॉन्ड से, डिबेंचर से, लोन से। वो लोग खुद फाइनेंस लेते हैं और उनको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो अलग अलग परसेंटेज से फाइनेंस होता है, वो अपना मार्जिन ऐड करके आगे फाइनेंसिंग करते हैं। तो बीच का जो स्प्रेड रहता है, जो बीच का मार्जिन रहता है, ये इन फाइनेंस कंपनी की अर्निंग होती है। तो फाइनेंस सेक्टर में बहुत से अलग अलग सब सेगमेंट है। जैसे व्हीकल फाइनेंस की कंपनियां होती है, राइट, जो लोग व्हीकल पे फाइनेंसिंग करते हैं। जैसे कौन सी कंपनियां हैं आपके ध्यान में भी होगी, लिस्टेड कंपनियां, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, चोला फाइनेंस हो। कंज्यूमर फाइनेंस है, जो लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट पे फाइनेंस करते हैं, जिसमें आपकी बजाज फाइनेंस है, राइट, इंडिया बुल की एक कंपनी है फाइनेंसिंग में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस यानी पावर फाइनेंसिंग की हुई या इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की हुई, जैसे आईडीएफसी हो सकती है, पीएफसी, आरईसी। गोल्ड फाइनेंस में कुछ कंपनियां होती है जो गोल्ड का फाइनेंस करती है, गोल्ड पे फाइनेंस करती है, राइट, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गई। हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां होती हैं जो लोग मोर्गेज फाइनेंस करते हैं, अपना घर खरीदने के लिए लोगों को फाइनेंस देते हैं। रेटिंग एंड रिसर्च कंपनीज होती है इस सेगमेंट में, क्रिसिल या केयर जैसी। एएमसी कंपनीज है, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसमें लिस्टेड कंपनी में एचडीएफसी है। प्योर इक्विटी की कंपनीज होती है जिसमें मोतीलाल ओसवाल हो गई, राइट, जेएम फाइनेंस हुई, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हुई। इन सारों को हम लोग फाइनेंस सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। अब कंपनी चाहे व्हीकल फाइनेंस करे, कंज्यूमर फाइनेंस करे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस करे, ये सारी कंपनियों का काम क्या है? उन्होंने खुद ने फंड इकट्ठा किया डिबेंचर या बॉन्ड के द्वारा, यानी उनको भी एक परसेंटेज पे करना पड़ता है। वो लोग जो फंड इकट्ठा करते हैं, यही फंड को आगे या तो व्हीकल में या कंज्यूमर में या इंडस्ट्रियल में फाइनेंसिंग करते हैं, राइट। ये आप देख सकते हो बीएससी इंडिया की साइट से। जैसे देखिए, ये नई बीएससी इंडिया की साइट, में पुरानी साइट पे जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कंपनी सर्च करता हूँ। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, इनका मार्जिन ऑलमोस्ट 13% है, राइट। नॉर्मली फाइनेंस कंपनी का मार्जिन 20% का एवरेज वर्ल्ड का रेशियो है, राइट। अब डिपेंड करता है कि फाइनेंस कौन से सेक्टर में हो रहा है। जितना डिमांडिंग सेक्टर होगा, कम कंपटीशन वाला सेक्टर होगा, उतना मार्जिन तगड़ा होगा। और जितना वो सेगमेंट फाइनेंस का होगा जहां पे डिमांड कम है,
कंपटीशन ज्यादा है तो कंपनी का भी मार्जिन कम रहेगा। अब एवरेज फाइनेंस सेक्टर में मार्जिन ऑलमोस्ट 20% है। जैसे सबसे बड़ा फाइनेंस कौन करती है? बैंक्स करती है। एचडीएफसी बैंक मान लीजिए, तो एचडीएफसी बैंक का मार्जिन होना चाहिए 20% जैसा। एचडीएफसी बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, कितना मार्जिन है एचडीएफसी बैंक का? 22%, राइट, अ गुड मार्जिन। अगर आप यही चीज इंडसइंड बैंक की देखो तो इंडसइंड बैंक का जो नेट मार्जिन होगा वो ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक के आसपास रहना चाहिए, यस 21%, राइट। यानी प्राइवेट बैंक्स का 20% का एवरेज मार्जिन रहता है। पर अगर हम व्हीकल फाइनेंस में गए, सिर्फ हम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, तो उनका मार्जिन 13% है, नॉट बैड बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइक दिस बैंक्स। अब अगर हम बंधन बैंक जैसी देखें, बंधन बैंक, लोग कहाँ पे बैंकिंग करते हैं? रूरल्स में, राइट। उनका मार्जिन 28% है। अब मान लीजिए मैं अभी पीएसयू बैंक पे आता हूँ, एसबीआई बैंक जैसी, तो एक समय था जब एसबीआई, बीओबी, इन सबके मार्जिन भी 20%, 15% है। आज ये सब लॉस में है, राइट। अभी एसबीआई का मार्जिन कितना है? -3%। क्यों? बिकॉज ड्यू टू एनपीएस। तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से फाइनेंस को भी हम अगर ब्रॉड वे में देखें तो जो जगह पे फाइनेंसिंग हो रहा है उससे मार्जिन में बदलाव आ रहा है। फॉर एग्जांपल में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखो, इन लोगों का क्या पावर फाइनेंसिंग में है, राइट, तो इनका मार्जिन कितना है? यस 20% मार्जिन। सो दे आर हैविंग मोर मार्जिन देन मोटर फाइनेंस कंपनीज, करेक्ट। तो अलग अलग बहुत सी फाइनेंसिंग की कंपनीज है। मुझे ये देखना चाहिए फाइनेंस सेक्टर सिलेक्ट करते समय कि भाई जो कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका सेगमेंट क्या है, क्या वो व्हीकल फाइनेंस करती है, कंज्यूमर फाइनेंस करती है। देखिए जैसे बजाज फाइनेंस हो, इन लोगों का मार्जिन कैसा है? 20%, गुड मार्जिन देन व्हीकल फाइनेंस। यानी इतना तो आप समझ ही गए कि व्हीकल फाइनेंस से ज्यादा कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनियां कमा रही हैं, मार्जिन उनके अच्छे हैं, राइट। अब अगर मैं व्हीकल फाइनेंस की कोई कंपनी सिलेक्ट करता हूं तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर व्हीकल फाइनेंस में मैं जा रहा हूं तो मैं ऐसी कंपनी सिलेक्ट करूं जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री अच्छी हो। लॉन्ग हिस्ट्री का क्या मतलब है कि वर्षों से ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हो कि यह कंपनी अच्छा मार्जिन घर ले जा सकती है, विपरीत परिस्थिति में भी यह कंपनी प्रॉफिट कर पाती है, राइट। सेम चीज कंज्यूमर फाइनेंस में भी होगी। अगर मैं कंज्यूमर फाइनेंस की कंपनी सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे भी मैं ये चीज देखूंगा कि मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं जिनका हिस्ट्री अच्छा है, जिनको आता है प्रॉफिट हर साल कैसे करना। अगर ये आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी तो आपके साथ भी बटेगा पैसा, राइट। अगर मैं ऐसी कंपनी सिलेक्ट करूंगा जो कंपनी खुद नहीं कमा पा रही तो वो मुझे अच्छा पैसा दे पाएंगे, राइट। तो इन सारे सेक्टर में से ये अलग अलग कई सब सेगमेंट्स हैं। हम अगर एनएससी में लिस्टेड कंपनी देखें तो यहाँ पे भी बहुत से नाम दिए हुए हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इन सेक्टर में। जैसे हाउसिंग फाइनेंस लो तो जो एचडीएफसी है दैट इज वेरी गुड। इवन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, लंबी हिस्ट्री है उसकी भी प्रॉफिट मेकिंग की, राइट। रेटिंग में जाओ तो क्रिसिल इज गुड, करेक्ट। अब इन पूरे सेगमेंट में से आज मैं जो सेगमेंट पे चर्चा करूंगा वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जिसमें हम पावर फाइनेंस भी देख सकते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल सेगमेंट या पावर फाइनेंस की कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उनके मार्जिन कैसे है, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं आरईसी की चर्चा करूं उससे पहले मैं अगेन आप लोगों से बता दूं, आप में से जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट्स मिलते जाए। और अगर यहाँ पे हम आरईसी की चर्चा कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर मुझे आपको देना होगा कि आरईसी की ये कोई टिप नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आरईसी आप कल जाके बाय कर लो। हम सिर्फ एक मेथड देखेंगे कि कैसे कोई भी कंपनी सिलेक्ट की जाए। अगर आरईसी सिलेक्ट की है तो वो क्यों सिलेक्ट की है। आप इसके अलावा की कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेथड खाली देख लो कि भी मुझे क्या देखना चाहिए कोई भी कंपनी के सिलेक्शन के दरमियान, राइट। तो आरईसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आरईसी के बारे में अगर मुझे डिटेल जाननी है, आप यस आप में से बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैं IL&FS ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी उसमें फंस गया, तो मैं क्यों फंसा, ऐसे अगर कौभांड आते हैं तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए मैं आरईसी पे जाऊं उससे पहले मैं आपको IL&FS पे कुछ बताना चाहूंगा। ये IL&FS की बात नहीं है दोस्तों,
कोई भी कंपनी जब आप सिलेक्ट करते हो, जैसे ये रोड एंड हाईवेज की कंपनीज है, L&FS, कितना इंटरेस्ट है? 1642। यस, मैं कंसोलिडेटेड डेटा में गया तो पिछले साल IL&FS ने 8700 करोड़ का टर्नओवर किया, यानी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का ये लोग धंधा कर पाते हैं। लेकिन इन पे फाइनेंसिंग कितना था? 3748, यानी पिछले साल इन लोगों ने ऑलमोस्ट 4000 करोड़ तो वो सिर्फ इंटरेस्ट में पे किया है। तो इन्होंने ये जो 9000 करोड़ का टर्नओवर किया वो क्या काम का? उनके तो कोई काम ही नहीं लगा, क्योंकि 9000 करोड़ में से 4000 करोड़ तो बैंक ले गई। तो ऐसी कंपनियां जो होती है हाई डेप्ट वाली, उसमें आज नहीं तो कल, देखो ऑलरेडी इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो कंपनियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसमें भी अगर हम ऐसी कंपनी लेंगे जिनपे जबरदस्त डेप्ट है तो प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस है। तो मैं क्यों ऐसी कंपनी बाय करता हूं जिसमें हाई डेप्ट है? मैं क्यों ना ऐसी कंपनी सिलेक्ट करूं जो यही सेगमेंट में है और कम डेप्ट से भी अपना धंधा कर सकती है, राइट? तो सिलेक्शन के समय अगर हम चौकन्ने रहते तो हम फंसने के चांसेस हमारे कम होते हैं, राइट फ्रेंड्स? आइए हम लोग अब आरईसी पे चर्चा करते हैं कि आरईसी का बिजनेस क्या है, उनके क्या काम है। तो कहां से हम लोग जाएंगे? बीएसई इंडिया पे हम लोग गए, यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने क्लिक किया, ये आरईसी की सारी डिटेल है। रिजल्ट पे मैं जाऊंगा और रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैंने एनुअल रिजल्ट चेक किया, राइट? ये एनुअल रिजल्ट मुझे आरईसी के मिलेंगे फर्स्ट पेज पे 4 साल के। प्रायर प्रायर पेज पे मैं जाऊंगा तो मुझे 2008 से आरईसी के रिजल्ट अवेलेबल है, यानी पिछले 10 साल के डेटा मेरे पास है। अब 10 साल के डेटा आरईसी के मेरे पास है क्योंकि आरईसी को लिस्ट हुए सिर्फ 10 साल हुए। प्रायर पीरियड में मुझे 20 साल के भी डेटा मिलते अगर आरईसी 20 साल पहले से होती तो, राइट? उससे पहले की भी डेटा चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट में जा सकते हो। देखिए यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है आपको, क्लिक करते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट पे तो मुझे सारे साल के डेटा मिल रहे हैं, राइट? यहाँ पे मैंने एनुअल रिपोर्ट आरईसी का डाउनलोड किया हुआ है लेटेस्ट, राइट? अगर सबसे बहुत से लोग वीडियो में भी कमेंट में पूछते हैं कि पीयूष भाई कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है पढ़ने के लिए, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एनुअल रिपोर्ट आर बेस्ट बुक्स टू स्टडी। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट किन लोगों ने बनाए हुए हैं? उन लोगों ने लिखे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी सक्सेसफुल कंपनियां बनाई है। ये सिर्फ कोई राइटर ने नहीं लिखा है कि मेरी ये इच्छा है कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए। ये उन लोगों ने लिखे हैं जिन्होंने सक्सेस ऑलरेडी हासिल की है, राइट? दैट्स व्हाई वी शुड रीड एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के फायदे हैं कि भाई आपको कंपनी के पास्ट की जानकारी होती है, कंपनी का भविष्य भी आप जान पाते हो। तो मैंने ऑलरेडी ये आरईसी का रिपोर्ट डाउनलोड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वी विल रीड एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड फ्रॉम बीएससी। तो एनुअल रिपोर्ट में से मुझे क्या चीजें मिली? आरईसी का काम क्या है? फंडिंग, पावरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एम्पावरिंग, राइट? ये उनका 49th एनुअल रिपोर्ट है, यानी आप वो कंपनी के बारे में जानकारी लेने वाले हो जो कंपनी 50 साल का इतिहास रखती है। ये कंपनी का 50वां साल होगा सिंस ऑपरेशन, राइट? तो कोई छोटा इतिहास नहीं है इनका, इनका लंबा इतिहास है। इन लोगों ने बरसों से प्रॉफिट किया हुआ है, बरसों से कंपनी कार्यरत है। यह कंपनी तब से कार्यरत है जब से हमने भारत में खराब समय देखा था, जब हम लोग फूड डेफिशिएंट थे, जब हम लोग अपनी कंट्री में भी उत्पादन उतना नहीं कर सकते थे कि हम हमारे कंट्री को भी फूड दे पाए, राइट? ये उस समय की बात है जब हम लोग फूड डेफिशिएंट थे, जब हम लोग अमेरिका से भी फूड लिया करते थे। दोस्तों, जब हमें उन कंट्रीज ने सपोर्ट देने से मना कर दिया था, सपोर्ट का मतलब मुफ्त में नहीं देते थे, सपोर्ट का मतलब हम पैसे से ही खरीदते थे, पर यस अनाज हम वहां से खरीदते थे। जब हमें बाकी कंट्रीज ने सपोर्ट देने से मना किया तब इंडिया पे ही ये था कि भाई हमारे पास जमीन है, हम खुद खेती करके हम अपनी कंट्री को इतना अनाज दे कि हमें बाहर से लाने की जरूरत ना रहे। तब आई हरियाली क्रांति। दोस्तों, आरईसी का बहुत बड़ा योगदान था उस हरियाली क्रांति में। वो इरिगेशन सिस्टम उस समय इंडिया को चाहिए थी कि हम पूरे भारत को पानी दे सके और
हम इतने सद्धर हो सके कि पूरे इंडिया को अनाज दे सके। तो आरईसी का बहुत बड़ा योगदान उस समय भी था, आज भी आरईसी का रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा योगदान है, ओवरऑल एनर्जी में बड़ा योगदान है, राइट। तो हम हिस्टोरिकल कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दीज आर कंपनीज डायरेक्टर। अब मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये डेटा हमने आरईसी के बैलेंस शीट में से, आरईसी के एनुअल रिपोर्ट में से लिया हुआ है। सी एज यू कैन सी परफॉर्मेंस हाईलाइट सिंस लास्ट 10 इयर्स। चलिए 10 साल के तो डेटा हम लोग जस्ट देखे। रिजर्व कंपनी का 2008 में था 5331 करोड़, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का। यह रिजर्व जो 5000 करोड़ का था वो आज 33,000 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों ये रिजर्व 5000 करोड़ से 33,000 करोड़ कैसे बना है? बिकॉज दिस कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, राइट। ये कैसे होता है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका बिजनेस देखा जाए। आरईसी का भी बिजनेस क्या है? अगर ये फाइनेंस की कंपनी है तो ये पैसा बोरो करती है। बोरो के इनके सोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सबसे बड़ा बोरोइंग इनका होता है बॉन्ड और डिबेंचर से। आप देख पा रहे हो इनका मेजर 75% बोरो बॉन्ड और डिबेंचर में से हो रहा है। टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन करेंसी से भी बोरो करते हैं ये कंपनियां। तो फॉरेन करेंसी का कितना योगदान है? हम लोगों ने बहुत बार आपको बताया है कि फाइनेंस कंपनीज को प्रॉब्लम होते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो क्यों प्रॉब्लम होते हैं? क्योंकि बढ़ते इंटरेस्ट रेट में उनका मेन रॉ मटेरियल क्या है? फाइनेंस। उनको खुद को महंगी लोन मिलती है, महंगे पैसे मिलते हैं, तो ये पूरा का पूरा अपने कंज्यूमर तक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सॉरी, जो महंगी लोन ये खुद लेते हैं वो पूरा पास ऑन नहीं कर पाते हैं अपने कंज्यूमर तक, राइट। सो फॉरेन करेंसी, यानी ये फॉरेन करेंसी का बोरोइंग उन कंपनियों को भी इफेक्ट करता है जब डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपया डेप्रिशिएट होता है। आज आप देख पा रहे हो रुपया हर रोज डेप्रिशिएट हो रहा है। तो पावर ऐसी फाइनेंस कंपनीज जो बाहर से बोरोइंग करती है उनको प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि उनको पैसे तो वहां पे डॉलर में ही पे करना है, राइट ना। अब यहां ये आंकड़े से आप देख पा सकते हो कि कितना प्रॉब्लम आरईसी को हो सकता है अगर रुपया इसी तरह से डेप्रिशिएट होता जाए तो, राइट। कुछ कॉमर्शियल पेपर्स से भी फाइनेंस ये लोग बोरो करते हैं। तो ये जो कॉलम था ये पूरा उनका खुद के बोरोइंग का था, राइट। ये बोरो करने के बाद फंड को मोबिलाइज करते हैं, ये लोग आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब तक आप लोग देख पाओ हर साल इन लोगों ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को लोन दी हुई है, राइट। लास्ट ईयर के डेटा देखो तो 900 प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने अप्रूव किए। कितना डिस्बर्समेंट हुआ? आरईसी का बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस में भी। जैसे 15 अगस्त 2015 तक प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये अनाउंस किया था कि ऑलमोस्ट 18,000 गांव अभी भी अनइलेक्ट्रिफाइड है। तब हम लोग यहाँ थे, 18,000 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड थे। उन लोगों ने यह मिशन लिया कि आने वाले 1000 दिन में हमें ये 1000 गांव को इलेक्ट्रिफाइड करना है। भारत में एक गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे बिजली ना पहुंची हो। और बिजली पहुंचाने के इस टारगेट में आरईसी का बहुत बड़ा योगदान है। आज 1000 दिन अक्टूबर ऑलमोस्ट अक्टूबर में पूरे होंगे, लेकिन यह जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टू ऑल विलेजेस का जो गोल था यह अप्रैल में ऑलरेडी अचीव हो चुका है। दोस्तों भारत में हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। ये आंकड़े यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर साल कितने गांव में बिजली पहुंची, राइट। अब मेन आंकड़े यहाँ पे है कंपनी की टोटल इनकम से। मैंने यहाँ पे भी ये लिया हुआ है कुछ एनुअल रिपोर्ट्स में। आपके पास सिर्फ 10 साल के आंकड़े, मैंने कुछ और आगे से भी आंकड़े लिए हैं। जैसे 2005 के डेटा मैंने लिए, ये लिए हैं उनके प्रोस्पेक्टस से कि 2005 में रूरल ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का टर्नओवर करती थी और आज रूरल टर्नओवर कर पा रही है 22,000 करोड़ का। 2004 में आरईसी 500 करोड़ का प्रॉफिट करती थी,
आज प्रॉफिट कर रही है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का। तो 500 करोड़ से 5,000 करोड़ की यात्रा आरईसी ने की है पिछले 15 साल में, 13 साल में, राइट। दोस्तों ये सबसे मेन चीज है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। अगर मैं सिलेक्ट करने के समय ऐसी कंपनी सिलेक्ट करता हूं जो कुछ साल प्रॉफिट करती है, कुछ साल लॉस करती है, तो आपका आने वाला भविष्य भी ऐसा रह सकता है। दोस्तों सिलेक्शन में ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जिनकी हिस्ट्री क्लियर हो, जिन्होंने बरसों से प्रॉफिट किए हो, तो आप उनपे आशा रख सकते हो कि आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी बरसों तक आपको इसी प्रकार से प्रॉफिट देती जाए, राइट। सो आरईसी इज अ गुड कंपनी। इनका आईपीओ 2008 में आया। इनफैक्ट 2008 में भी हम इतने पॉजिटिव थे आरईसी पे, यही हिस्ट्री देख के। उस समय भी हमने देखा था कि देखिए आरईसी 500 करोड़ से आज 1000 करोड़ पहुंच सकी है पिछले 5 साल में। तो आने वाले 5 साल में भी आरईसी हमें सपोर्ट करेगी। और हमने उस समय एज्यूम किया था कि आरईसी का टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ पहुंचाएगी, 1000 से 2000 करोड़ में भी पहुंचेगा। अब देखो आज 5000 करोड़ पहुंच चुका है। So we were positive in REC since 2008. Today also we are positive, right? आने वाले 2025 या 30 में भी कुछ लोग अगर स्टडी करेंगे, हो सकता है वो लोगों को भी REC पसंद आए, right? So it's very simple logic. These companies are cash rich companies. हमेशा सिलेक्ट करते समय ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जिसका कैश फ्लो पक्का हो, जो हर साल प्रॉफिट करती है, राइट। क्योंकि यह कंपनी जब 1200 करोड़ का प्रॉफिट करती थी उस समय डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करती थी? देखिए डिविडेंड फॉर द ईयर 386 करोड़। 1200 करोड़ में से 386 करोड़ अगर इन लोगों ने डिविडेंड दिया तो ये डिविडेंड किसको मिला होगा? सारे शेयर होल्डर को। बाकी जो 800-900 करोड़ बचे ये कहां गए? ये गए रिजर्व में। इसी प्रकार से दोस्तों रिजर्व बढ़ता जाता है। ये 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ रिजर्व क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का पैसा बचा था। मान लीजिए इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया होता तो ये पूरा पैसा रिजर्व में जाता। अब ये रिजर्व किसका है? आप सबका ही है, शेयर होल्डर का है। रिजर्व के बढ़ने से कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है। अगर डिविडेंड ज्यादा दे देते तो फिर उतना पैसा कम रिजर्व में जाता, तो कम बुक वैल्यू बढ़ती है। तो ओवरऑल डिविडेंड दिया कि नहीं दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रॉफिट करती है देन दिस कंपनीज आर गुड कंपनीज। डिविडेंड देती है तो इमीडिएटली आपको एक इनकम होती है, डिविडेंड नहीं देती है तो रिजर्व बढ़ता है और प्राइस एप्रिसिएशन होता है। देखिए हर साल ये कंपनी की डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री है। पिछले साल भी कंपनी ने 4600 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 1800 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 30 to 35% कंपनी ने डिविडेंड में पैसा बांटा है, राइट। बाकी का पैसा रिजर्व में। इसी प्रकार से आज कंपनी की रिजर्व बढ़ती गई। अब आप सोचो कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन कंपनी को भी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होंगे क्योंकि इनके मार्जिन घटते हैं। डॉलर एप्रिशिएट होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होते हैं। पर ये डॉलर आज एप्रिशिएट नहीं हुआ, इसका तो बरसों का हिस्ट्री है। तो जब पास्ट में भी प्रॉब्लम थे तब भी आरईसी ने प्रॉफिट किए थे, आज भी आरईसी प्रॉफिट कर रही है। जब अच्छा समय होगा, इंटरेस्ट रेट और कम होंगे, रुपया एप्रिशिएट होगा, तब आरईसी के फायदे और बढ़ेंगे क्योंकि इनके मार्जिन बढ़ेंगे। खराब समय में भी ये कंपनी मार्जिन घर ले जा पा रही है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, राइट फ्रेंड्स। देखिए ये बुक वैल्यू है कंपनी की, आज बुक वैल्यू 180 रुपीज की है, 180 रुपीज। मैंने कहा से ये आंकड़ा लिया है? यहीं से है, एनुअल रिपोर्ट में से। तो ये बुक वैल्यू बढ़ती गई कंसिस्टेंटली। क्यों? क्योंकि डिविडेंड देने के बाद भी पैसा रिजर्व में गया है। दिस इज कंपनी चेयरमैन। बरसों से, पिछले 25 साल से अगर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो चेंज नहीं होते हैं, वो कमिटेड है अपनी कंपनी के साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कंपनी का क्या कहना है कि आज ये 50वां साल है हमारा। कंपनी ने ऑलरेडी इरिगेशन सिस्टम में अर्ली समय में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो मैंने आपको चर्चा की उस समय कंट्रीब्यूट किया है और आने वाले समय में भी पावर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहेगा। पिछला जो साल था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, लॉन्चिंग था प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना। ये कुछ
लैंडमार्क चीजें थी जो सरकार ने की थी, और इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। आईबीसी कोड से कई बेनिफिट है फाइनेंस कंपनी को, जीएसटी से है, प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना का पर्पस था कि पूरे भारत में हर घर तक बिजली पहुंचे, ये एक मिशन लेके सरकार चली थी। इवन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यह प्रेडिक्ट किया है कि इन सब चीजें जो गवर्नमेंट ने की है, आने वाले समय में 7.5% का ग्रोथ हम लोग भारत का देखेंगे। तो भारत एक मजबूत कंट्री बनकर बाहर आएगी इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में से, राइट। पावर सेक्टर का अगर हम सिनेरियो देखें तो अभी जस्ट पेरिस एग्रीमेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने यह टारगेट लिया है कि 175 गीगावाट का एडिशनल पावर रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग 2022 तक करेंगे, राइट। इसकी वजह से यह होगा कि 2020 तक 40% एनर्जी हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम रैपिड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस एंड एडॉप्शन ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज, यानी आने वाला समय पावर का है दोस्तों। इन एडिशन गवर्नमेंट ने कुछ जो प्रोग्राम जो लॉन्च किए, ये हमने चर्चा की, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU-GJY, आईपीडीएस इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सौभाग्य योजना, राइट। दीनदयाल योजना में, सौभाग्य योजना में, इन सारी योजनाओं का मेन पर्पस है हर गांव में बिजली हो, हर घर को 24/7 बिजली मिले। यह योजना को पूरी करने में आज हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है, इनके अच्छे हाल नहीं है, फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है। तो उदय प्रोग्राम का इन्होंने लॉन्चिंग किया, जिससे सपोर्ट मिले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, एश्योरेंस मिले, उनके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़े, राइट। मार्च 2018 में हाल इंडिया का 344 गीगावाट का पावर का प्रोडक्शन है, जिसमें से 65% थर्मल में से है, बाकी 20% रिन्यूएबल, 13% हाइड्रो एंड 2% फ्रॉम न्यूक्लियर, राइट। अभी अगर हम देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पर बिजली जो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं वो सिर्फ 4% करते हैं, यानी पॉपुलेशन में हमारा दूसरा नंबर है, बिजली के प्रोडक्शन में हमारा 5वां नंबर है। हम लोग सप्लाई में अभी भी कुछ डेफिशिएंट है, पूरी क्वालिटी 24/7 पावर सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है आने वाले समय में हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें दे सके इंडिया में। ये सारी चीजें जो मैंने आपसे चर्चा की, पूरी डिटेल यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में दी हुई है। फ्लैगशिप प्रोग्राम सौभाग्य प्रोग्राम, सौभाग्य का क्या मतलब है? सौभाग्य प्रोग्राम में गवर्नमेंट का ये पर्पस था 24/7 बिजली मिले। तो आने वाले समय में यह लक्ष्य सरकार का जरूर पूरा होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि 18,000 जो गांव बाकी थे उनमें भी बिजली पहुंच चुकी है। हमारे लिए यह कहने में 2 लाइन में हम कह सकते हैं कि चलो पूरा भारत का हर गांव आज बिजली वाला है, लेकिन यह इतनी आसानी से यह टारगेट हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ये 18,000 गांव बाकी थे भारत के 7 लाख गांव में से, तो ये 18,000 गांव मुश्किल होंगे। कुछ ऐसी जगह थी काश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे हेलीकॉप्टर से भी सामान पहुंचाना मुश्किल था। मैन पावर से, पूरे हर किसी के सपोर्ट से, स्टेट के सपोर्ट से यह टारगेट पूरा हुआ है। पर उन्होंने सोचा था, आज यह टारगेट पूरा हो सका है दोस्तों, राइट। सी कितनी अच्छी चीजें आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से सब जानकारी मिलती है। यहाँ पे और कई चीजें एनुअल रिपोर्ट में दी जाती है। मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट है वहां पे डायरेक्ट मैं आपको ले जाता हूं। सी फाइनेंशियल, अभी हमने देखा
यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि कंपनी ने किस प्रकार से ग्रोथ किया है। हम कंपनी का फाइनेंशियल अगर डिटेल में देखें तो देखिए, अब ये सब डेटा मैंने कहां से लिए है? इट्स वेरी सिंपल, मैंने सीधे सीधा यहां से कॉपी पेस्ट किया है, जो आप भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू डू, राइट। मैंने ये डेटा लिए है सिंस 2004, जब आरईसी 1800 करोड़ का यानी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 2008 में आरईसी का आईपीओ आया, when we were positive. Till today's date we are positive and today REC is having our revenue of 22,000 करोड़। तो आप देख पा सकते हो 20% के CAGR से REC अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकी है। कंपनी का प्रॉफिट 17% से बढ़ा है। सी एनुअल रिपोर्ट पे कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहाँ पे विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी चीज पे हमने चर्चा कर दी। चलिए, each and everything of REC you can found in this annual report is very good। कौन से स्टेट में कितनी कितनी बिजली, कितने कितने प्रोजेक्ट्स पास किए, उनकी भी डिटेल है पूरी, राइट। अभी हम इसकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हो शांति से अपने समय पे। ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? सी ऑलवेज इन एनी एनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ओवरऑल पावर का कैसा है, क्यों हम लोग पॉजिटिव है पावर सेक्टर पे। Here all details are given, you can go through these all things, what are their strategies, right? See, okay, here it's a very important point। देखिए, आज कंपनी का 98% शेयर होल्डर कौन है? 3,50,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 5,000 से कम शेयर होल्डर है, यानी 98% शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के 5% शेयर है कि नहीं? 485 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास कंपनी के 10 लाख से ज्यादा शेयर है, राइट। यानी 92% शेयर सिर्फ 0.14% लोगों के पास है और 98% लोगों के पास सिर्फ 5% शेयर है। अच्छी कंपनियों में ऐसा ही होता है। मेजर स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है 58%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 23% है। इंश्योरेंस कंपनीज यानी LIC हमारी, उनके पास इसका स्टेक है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर इनका इनफैक्ट LIC ही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे और हमारे पार्टनर्स कैसे हैं, राइट। किन लोगों को इस कंपनी में इंटरेस्ट है, उन लोगों को क्यों इंटरेस्ट होगा इस कंपनी में, राइट। आप अगर कोई ऐसी कंपनी ढूंढोगे जहां पे 80% सिर्फ पब्लिक का इन्वेस्टमेंट रहेगा, कोई अच्छी कंपनियों ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो क्यों किया होगा? सी CSR एक्टिविटीज फिलहाल हमारे, हम इस पे नजर नहीं लगाएंगे। शेयर होल्डिंग ब्रेकअप, कौन से FII किसके पास कितना माल है। देखिए, LIC के पास कंपनी का 5.46% स्टेक है। प्रूडेंशियल एश्योरेंस, मोर्गन स्टैनली, HDFC, AMC, ये सब लोगों के पास कंपनी के इतने शेयर है, राइट। So this is annual report of this company. You can go through at your own time। एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो, just let me, yes, see it's here। कंपनी ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया,
इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड से इन्होंने कितना इकट्ठा किया, कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड से कितना इकट्ठा किया, राइट। यानी कंपनी को पैसा कहां से मिल रहा है, मेजर उनको मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड में से, राइट। वो कंपनी ज्यादा स्मार्ट है फाइनेंस में, अगर आप देखो तो वो कंपनी ज्यादा स्मार्ट है जो कम ब्याज से पैसा इकट्ठा कर सके और ज्यादा इंटरेस्ट से लोगों को पैसे दे सके। सी इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड आज कंपनी को पर हो रहे 9.34% के साथ। कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड कितना है, 7% का एवरेज इंटरेस्ट पे इनको मिल रहे। तो जितना यह फाइनेंस की कंपनी कम पैसे पे पैसा ला पाएगी उतना इन कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है दोस्तों, राइट। उतना उनको मार्जिन बढ़ता है। एवरेज हम देखें, सी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इज दिस। एवरेज आरईसी जो है वो 7% से पैसा इकट्ठा कर पा रही है और वो अच्छे इंटरेस्ट से दे पा रही है, जिससे उनका मार्जिन 20% का है, राइट। नाउ सी, अगर मैं इतिहास देख रहा हूं, 13 साल का इतिहास मेरे सामने है, तो ऐसा नहीं है कि 13 साल से कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, पीयूष पटेल बाय करेगा और कंपनी लॉस में आएगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। मैं हिस्ट्री देखी है आरएसी की, और ये मैंने 2008 में भी इसी प्रकार से देखा था, तो देखो कितना अच्छा फायदा हुआ मुझे, राइट। आज भी यह चीज की हम चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है। हम वो कंपनी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कंपनी प्रेडिक्टेबल है। नॉन प्रेडिक्टेबल कंपनी को प्रेडिक्ट करने जाएंगे तो हम गलत पड़ेंगे बार बार, राइट। यह कंपनी क्यों प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है। मैंने क्या किया, 2018 तक का पूरा डेटा लिया, मैंने 2020 का इनका टारगेट लिया। सी 2025-2030 में मैं यह आशा रखूंगा कि आरईसी जो आज 22,000 करोड़ का धंधा कर रही है वो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का धंधा करे और 2030 में 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच सके। ये टर्नओवर पे उनको कौन पहुंचाएगा दोस्तों? इंडिया में अभी भी हम लोग देखें तो हम इतनी क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं, 25 4/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है आरईसी जैसी कंपनियों के लिए। हम इंडिया में अभी तो इतनी सारी कंज्यूमर इलेक्ट्रिक चीजें यूज भी नहीं करते हैं। हम वर्ल्ड में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले देशों में से है पर हेड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो जैसे जैसे लोग पैसे ज्यादा कमाएंगे, वैसे जैसे जैसे लोगों के घर एसी लगेंगे और इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज लगेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन पर हेड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है और आरईसी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो मैं ये आशा रखूंगा कि आरईसी अच्छा टर्नओवर कर सके 2030 में। आज जो आरईसी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, यही आरईसी आने वाले समय में 12,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचे 2025 में। 2030 में यही कंपनी मुझे 25,000 करोड़ के प्रॉफिट पे दिखती है। वाई? ड्यू टू देयर हिस्ट्री। अब यह कंपनी अगर इसी प्रकार से ग्रोथ करती है तो मैं यहाँ पे अच्छे पैसे कमा सकता हूं। मैंने कंपनी की हाई और लो प्राइस लिखी है, राइट। ये हाई और लो प्राइस मैंने कहां से लिखी है? अगेन बीएसई इंडिया में से। मुझे एक चीज पता चली कि आरईसी 7 और 4 के पीई में घूमता रहता है, यानी एवरेज पीई आरईसी का 8 का है। तो कोई भी समय पे अगर मुझे 8 से नीचे अगर मैं आरईसी को बाय करता हूं, देन इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ इफ आई विल लुक हियर एट 2025, मैं ये आशा रखूंगा कि आरईसी का ईपीएस 62 का हो। जो भी कितना है इनका ईपीएस? 23 का है। क्यों बढ़ा? क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ा। 62 के ईपीएस पे मैं आरईसी का टारगेट ऑलमोस्ट 463 का लेके चल सकता हूं। आरईसी का प्राइस अभी कितना है? आरईसी 102 रुपीज है। आप इसका हिस्ट्री देखो कि आरईसी ने प्राइस वाइज कैसा परफॉर्म किया है। यहीं पे मैं बीएसई इंडिया की साइट पे गया, यस, चलिए। आरईसी का यह आईपीओ आया था, हम लोग उस समय भी पॉजिटिव थे, पर देखो आईपीओ आने के बाद ये आधा हो गया था। कहां से कहां तक? 60 to 28।
तो कभी भी आपका कोई आईपीओ के बाद अगर शेयर आधा होता है, जैसे अभी बहुत से शेयर हुए हैं अच्छे शेयर, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि कंपनी गलत है, राइट। कंपनी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से सेट होती रहती है। तो कंपनी अपने कम वैल्यूएशन पे उस समय आई थी, देन दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। वी वर पॉजिटिव हियर आल्सो एट 60, वी वर पॉजिटिव एट 25 आल्सो। फिर देखो 25 से सीधी 200 तक की इसने, यानी ऑलमोस्ट 10 गुना यह शेयर सिर्फ 2 साल में हुआ था। अब मैं आपको गारंटी देके बोल के दे सकता हूं कि इस समय लोग बहुत पॉजिटिव थे जब शेयर 25 से 200 आया, पर 25 पे कोई पॉजिटिव नहीं होता है, 25 पे हमेशा नेगेटिव बातें होती है। हमेशा याद रखो, हर रैली के बाद डाउनवर्ड करेक्शन आता है। अगर हम रैली में खरीदेंगे तो ये डाउनवर्ड करेक्शन का सामना हमें करना पड़ेगा। अभी जैसे खराब माहौल चल रहा है बाजार में, शेयर टूट रहे हैं, सो इट्स ऑल राइट। कंपनी कोई भी होगी, वेल्थ क्रिएटर कंपनियां भी 80% टाइम आराम में बिताती है। वेल्थ क्रिएटर लोग जो होते हैं वो यही आराम का फायदा उठा के एक्यूमुलेट करते हैं, करेक्ट। सी, अभी आरईसी अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ वो ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 100 रुपीज पे। आप अगर बिहेवियर देखो तो मैं यहाँ पे देखूंगा आरईसी क्या बना रही है। अगर टेक्निकली मैं उसको देखूं तो देखो, रैली के बाद ये पूरे आराम मोड में है। तो आराम मोड में जो लोअर चैनल है 70 रुपीज का भाव, 70 के आसपास का प्राइस, इसका अच्छा भाव बनता है लेने का। अब वो कब आएगा? खराब समय में ही तो आएगा जब बाजार टूटता है। आई शुड एक्यूमुलेट सच कंपनीज नियर 70। 200 पे भी मैं इसको बेचूंगा नहीं। मैं यह आशा रखूंगा, मैं जब जब इसको 70 पे आता है मैं एक्यूमुलेट करता जाऊं। जैसे ये 10 गुना यहाँ पे ये 2 साल में हुआ था, वैसा ही ये शेयर आने वाले समय में कोई भी 2 साल आएंगे जब ये अगेन 10 गुना होगा, राइट। कंपनियां अपनी आदतें नहीं छोड़ती है। रैली, आराम, आराम के बाद ये रैली आने वाली है। अच्छे इन्वेस्टर रैली से पहले अपनी जगह फिक्स कर देते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा, 100 रुपीज पे आरईसी बुरा क्यों नहीं है, 70 पे भी बुरा क्यों नहीं है? क्योंकि आरईसी ऑलमोस्ट, देखिए आपको डिविडेंड आपने पहले ही देखा कितना डिविडेंड देता है आरईसी। ये मैं कॉर्पोरेट एक्शंस में गया, कंपनी साल में ऑलमोस्ट 9 रुपीज का डिविडेंड देती है। तो 9 रुपीज यानी 100 पे 9 रुपया, तो 9% हुआ कि नहीं? 70 पे लूंगा तो मुझे 12% का डिविडेंड यील्ड हुआ। तो हम अगर फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखते हैं तो 7% फिक्स डिपॉजिट मिलता है। यहाँ पे तो 9%, तो वैसे भी मुझे डिविडेंड के रूप में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट तो आने ही वाला है जो टैक्स फ्री होगा। माय एफडीज इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। सो विन विन सिचुएशन है। इसलिए व्हाई? बिकॉज आरईसी इज अ गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। डिविडेंड देने के बाद भी पैसा रिजर्व में जाएगा, बुक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और मेरा पैसा बढ़ने वाला है। सी, ब्रेकआउट पे भी मैं थोड़ा यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहला ब्रेकआउट आरईसी ने यहां पे दिया था जब उसने उसका लाइफ टाइम हाई 60 क्रॉस किया था 2014 में। तो 60 क्रॉस करके ये 200 हुई थी, 5 गुना इस समय हुई थी। ये क्यों 60 से 200 हुई? बिकॉज देयर प्रॉफिट वर रेगुलरली इंक्रीजिंग, राइट, विथ 20% CAGR, 17% CAGR, करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रेकआउट देने के बाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी कंपनी 17% के CAGR से बढ़ती जाए। अगर कंपनी या ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाएगी तो फिर वो अच्छी नहीं चलेगी। अब देखिए पिछले 2010 में जो आरईसी ने जो हाई लगाया है वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 2000 कितने समय से ये प्रॉफिट इनका यही है, 2014 में जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट ये 2018 में कर रही है। तो पिछले 4 साल से कंपनी नया हाई प्रॉफिट में नहीं पार कर पा रही है, इसीलिए वो आपको भाव में भी नया हाई नहीं दिख रहा है। कब आरईसी ब्रेकआउट देगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, डॉलर डेप्रिशिएट होगा, इनके मार्जिन बढ़ेंगे, बिजनेस तो बढ़ ही रहे, इस साल बिजनेस नहीं बढ़ा है, ओवरऑल पावर की वजह से आने वाले समय में बिजनेस बढ़ेंगे। तो जब ब्रेकआउट आरईसी देगा वो तभी देगा जब प्रॉफिट 6000 करोड़ को पार करेगा। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये बनता है कि मैं इसको 70 के नजदीक एक्यूमुलेट करता जाऊं, अब से एक्सपेक्ट करके कि आज नहीं तो कल आरईसी का प्रॉफिट 6000 करोड़ पार करने वाला है।
राइट। बहुत से लोग 6,000 करोड़ पार करने के बाद बाय करने आएंगे, वो लोग 200 पे लेंगे, राइट। आप लोग 70 पे बाय कर सकते हो एंड देन फॉरगेट दिस स्टॉक। 10-15 साल देखने की कोई जरूर नहीं है, 2 साल का टारगेट रखो। दिस इज अ वेल्थ क्रिएटर स्टॉक। नाउ इफ दिस इज अ वेल्थ क्रिएटर, अगर ये वेल्थ क्रिएटर है तो ये कोई टिप नहीं है। मैं आप लोगों से ये आशा रखूंगा, आप लोग अलग अलग, मैंने आपको पहले ही फाइनेंस सेक्टर बताया ऑलरेडी, राइट। इसमें और कंपनी ढूंढो ना, और कौन सी कंपनी है जिन पे हम आशा रख सकते हैं इसी प्रकार की, जो 20 साल तक मैं आंख बंद करूं तो भी मेरे पास हर साल डिविडेंड आए, पैसे कमाए, राइट। क्या मैं यही चीज हाउसिंग फाइनेंस में LIC और HDFC से रख सकता हूं? यस, व्हाई नॉट, राइट। तो आपके लिए होमवर्क है, हमने एक सिंपल सा ये वीडियो आज देखा। आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि आप कमेंट में लिखो आपने कौन सी कंपनी की इसी प्रकार से इंट्रिंसिक वैल्यू बनाई। क्या आपने जो कंपनी ढूंढी है उसकी भी हिस्ट्री इसी प्रकार से क्लियर है? क्या आपने जो कंपनी ढूंढी है वो अपनी पीयर ग्रुप से अच्छा प्रॉफिट कर पाती है? मैंने आपको जो कंपनी बताई इसका बेस्ट मार्जिन है ना। आप मुझे इससे भी बढ़िया मार्जिन वाली कंपनी ढूंढ के बताओ और उनकी हिस्ट्री से आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताओ, राइट फ्रेंड। सो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट इज वेरी सिंपल एंड स्वीट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम सब लोगों ने मिलके ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है दोस्तों। इट्स वेरी सिंपल। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी की हिस्ट्री क्लियर है। कोई एक कंपनी में सब पैसा मत डाल दो। देखो REC में भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। हमने इतनी हिस्ट्री देखी तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं 15 to 20 कंपनीज में अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूं और वो सारी कंपनी जहां पे मैं पैसे लगाऊं वो भी इसी प्रकार की अच्छी कंपनियां होनी चाहिए, राइट। एक दो कंपनी अगर मुझे धोखा देती है, जैन ऑफ ऑल राइट, वो तो देने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही ना। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होते क्या? तो स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम होंगे। ओके फ्रेंड्स, आशा रखता हूं मैं कुछ चीजें आपकी क्लियर कर पाने में सक्सेस हुआ हूंगा। इसी प्रकार से मिलते जाएंगे दोस्तों। बॉम्बे में वर्कशॉप है इसी 26, 27, 28 को। जो भी आप में से जो लोग महाराष्ट्र के हैं, वी विल डेफिनेटली मीट इन बॉम्बे वर्कशॉप एंड विल बी डिस्कसिंग फॉर 3 full day in deeply on such companies. Thank you very much and best of luck to everybody, my dear friends. Thanks.